हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी नॉलेज क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग मौलिक अधिकारों के संबंध में बातें कर रहे हैं और मौलिक अधिकार के संबंध में हम इससे पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। आज हम मौलिक अधिकार की तीसरी वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 19 तक हम आपको पहले ही सारी चीज़ें डिटेल में समझा चुके हैं, जिसके बारे में अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके उन्हें देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल्स में सारे उन अनुच्छेदों के बारे में बातें करी हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 19 तक जो भी उसमें था, सारी मेन चीज़ हमने आपको क्लियर कर दी हैं। और उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आता है तो मेरी उम्मीद है कि 90% क्वेश्चन हमने उसमें कवर कर दिए हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अनुच्छेद 20 से हम आपको आज बताना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा और इस वीडियो को लास्ट जरूर देखें। इसमें आपके लिए सारे क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे और संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, उम्मीद है कि उसमें से लगभग सारे क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो जाएंगे। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लियर कर चुके हैं। आज हम अनुच्छेद 20 से आगे बात करेंगे कि अनुच्छेद 20 में क्या है, 21 में क्या है, 22 में क्या है, 23 में क्या है और उससे आगे क्या है। तो यानी मूल अधिकारों में अनुच्छेद 20 के बारे में आज हम बातें यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए आज देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 20 हमारे लिए क्या कहता है, हमें अनुच्छेद 20 में क्या प्रावधान दिए गए हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों से दोष सिद्धि में संरक्षण। याद रखना, यहाँ पर कहा गया है कि अपराधी में अगर आपसे कोई अपराध हो जाता है तो उससे दोष सिद्धि जो होगी, आपको जो दोष आपके ऊपर लगाया जाएगा, आरोप लगाया जाएगा, उससे संविधान आपको संरक्षण प्रदान करता है। और वो संरक्षण कौन से होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आपसे कोई अपराध हो गया, हमसे कोई अपराध हो गया, अब उसमें हमें कोर्ट में बुलाया जाएगा। अब कोर्ट में बुलाने पर हमें क्या क्या हमारे खिलाफ हो सकता है और क्या क्या हमारे पक्ष में हो सकता है, हम इस बारे में नहीं जानते हैं। तो इससे संविधान हमारे लिए, हमारे पक्ष में कुछ हमें अधिकार देता है। पहला अधिकार संविधान आपको देता है कि एक बार सजा। इसका मतलब है कि किसी एक अपराध के लिए आपको एक बार ही सजा दी जाएगी। ऐसा संविधान ने हमें एक सुविधा दी है कि अगर हमसे कोई अपराध हो गया, जैसे कि हमने कहीं पर कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया कोई व्यक्ति या कुछ भी अपराध आपसे हो जाता है, तो उस अपराध के लिए आपको एक बार ही सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपसे एक अपराध हो गया तो हाई कोर्ट ने आपको अलग सजा सुना दी, सुप्रीम कोर्ट ने अलग सजा सुना दी, सेशन कोर्ट ने अलग सजा सुना दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी और उस सजा को भुगतने के बाद आप बरी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर संविधान हमें एक सुविधा देता है कि हम अगर एक अपराध करते हैं तो एक अपराध के लिए हमें एक बार ही सजा मिलेगी, चाहे वो किसी भी कोर्ट से हमें मिल जाए। यहां पर आपको बार बार सजा देने का प्रावधान नहीं है। चलिए, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज इसमें है, अनुच्छेद 20 में बता रहा हूं मैं आपको, अपराध के समय कानून देखिए, अपराध के समय जिस वक्त आपने अपराध किया है, जिस वक्त अपराधी ने अपराध किया है, उस वक्त जो कानून रहा होगा उस व्यक्ति को उस कानून के अनुसार ही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उस वक्त कानून था भैया 2 साल की कैद है इस जुर्म को करने पर, और आज जो कानून उसमें रखा है सब 10 साल की कैद है। तो ऐसा नहीं कि आज के कानून के अनुसार उसे सजा मिल जाए, उसे सजा उसी कानून के अकॉर्डिंग 2 साल की मिलेगी, आज के कानून के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। तो यानी इसमें संविधान ने हमें दिया गया, इसलिए संविधान ने हमें मतलब एक अधिकार दिया है कि अगर किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है और जिस वक्त अपराध हुआ है उस वक्त जो कानून रहा होगा, उस वक्त उस अपराध की सजा कानून के नियम में जो रही होगी उस मतलब आपको उस सजा को आपको दिया जाएगा, न कि वर्तमान कानून के अनुसार दिया जाएगा। जैसे आपसे अपराध कोई 2015 में हो गया और 2015 में अपराध हो गया और 2022 में आपको सजा मिली, तो आपको सजा 2015 के कानून के अनुसार मिलेगी, लेकिन 2022 के कानून के अनुसार। तो यहाँ पर हमें संविधान ने एक सुविधा में दी है, प्रदान की है। तीसरी सुविधा के बारे में बात करें तो स्वयं के विरुद्ध गवाही। देखिए, यहां पर भी संविधान हमें एक बहुत ही अच्छी सुविधा देता है, किसी भी व्यक्ति को उसके खुद के विपक्ष में, खुद के मतलब अपोजिट में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती पुलिस मार पीट कर आपके खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए राजी कर ले, आपको खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर आपसे कोई अपराध हो जाता है तब भी आपको अपना डिफेंस करने का, अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार दिया जाएगा और अपने खिलाफ कोई भी बात बोलने का अधिकार आपको, यानी आपको अपने खिलाफ बोलने के लिए कभी बिल्कुल बाध्य नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लियर है, यानी अनुच्छेद 20 में दिया गया है अपराधों से दोष सिद्धि में संरक्षण। अगर आपसे अपराध हो जाता है तो उसकी दोष सिद्धि होने तक आप उसके लिए संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक अपराध के लिए एक बार सजा आपको मिलेगी, बार बार सजा नहीं मिलेगी। दूसरी चीज,
अपराध के समय जो कानून होगा उस कानून के अनुसार ही आपको सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कानून बदल गए और आपको बदले कानून की वजह से फांसी पे टांग दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसी कानून को अमल में लाया जाएगा जिस समय आपने अपराध किया होगा। तीसरी, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे रहे हैं तो बिल्कुल मत दीजिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जबरदस्ती मार पीट कर आपको गवाही देने के लिए बाध्य कर दिया जाए। ये अनुच्छेद 20 क्लियर है। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी हमें जीवन जीने का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। यानी देश में निवास करने में किसी भी नागरिक को या किसी भी विदेशी नागरिक को भी जो देश में रहता है उसको भी पूर्णतः गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखिएगा, गरिमापूर्ण मीन्स इज्जत के साथ, सम्मानपूर्ण, यानी सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार आपको अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। यानी आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई व्यक्ति अभी आएगा बेइज्जती करके चला जाएगा, आपको गालियां देके निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर देश के सम्मानित नागरिक हैं या विदेशी नागरिक है, कोई भी अगर देश में आप निवास करते हैं तो आपको पूर्ण अधिकार है कि आप एक सम्मानीय जीवन जीने के अधिकारी माने जाएंगे। यानी संविधान आपको एक अधिकार देता है कि अगर कोई भी व्यक्ति देश में निवास कर रहा है तो उस व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का, सम्मानजनक जीवन जीने का पूरा अधिकार होगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 भी क्लियर हो गया, याद रखिएगा। अनुच्छेद 20 क्लियर, अनुच्छेद 21 क्लियर। अनुच्छेद 21 का में 2002 में एक थोड़ा सा संशोधन करके एक नई चीज जोड़ी गई थी। 1986वां संशोधन 2002 में एक अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद जोड़ा गया था। इसमें कहा गया था 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त प्राथमिक ये शिक्षा को मुहैया कराया जाएगा। ये कब जोड़ा गया था? 2002 में 86वां संशोधन। ध्यान रखना है इस चीज को। सन 2002 में 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा को मुहैया कराया जाएगा। ये एक इंपोर्टेंट नोट्स है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 86वां संशोधन 2002 के अनुसार मुहैया कराया जाएगा। इसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर आप ये जो मौलिक अधिकार की जो मैं आपको अनुच्छेद बता रहा हूँ इनमें थोड़ा सा अगर आप माइंड लगा लें तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। बिल्कुल भी आपको हार्डनेस लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जरा सा माइंड लगाना है, सारे क्वेश्चन आपको माइंड में ऐसे बैठ जाएंगे, कभी आप भूलेंगे नहीं इनको। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 86वां संशोधन 2002 में। ठीक है। अनुच्छेद 22, आर्टिकल 22 के बारे में बात करते हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, अगर आपकी पुलिस गिरफ्तारी कर लेती तो कुछ दशाओं में आपको संविधान संरक्षण प्रदान करता है। ध्यान रखना, कुछ दशाओं में आपको संविधान गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 क्लियर है। अनुच्छेद 23 के बारे में बात करते हैं। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर रोक। याद रखना, व्यक्ति जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन को, इंसान को बेचने से, खरीद फरोख्त पर संविधान ने पूरी तरह से रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दी है। आप किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है भाई आपने कोई बच्चा लिया और कहीं बेच दिया, या किसी व्यक्ति को लिया कहीं ले जाकर बेच दिया, ये चीज़ आप बिल्कुल नहीं कर सकते। संविधान ने इसको कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड कर दिया है। यानी मानव व्यापार आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। मानव व्यापार और बलात् श्रम, आपको बिल्कुल भी बंधुआ मजदूरी नहीं करवानी है। संविधान हमें प्रोटेक्ट करता है, संविधान हमें सुविधा देता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते। बंधुआ मजदूर का मतलब होता है वो कंप्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड रहे और हमारे लिए ही काम करे, हमारे यहाँ खाएगा, पिएगा, जिएगा और मरेगा भी हमारे यहाँ। तो ये बंधुआ मजदूरी जो है वो संविधान ने कंप्लीटली बंद कर दी गई है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, अगर देश चाहे, राष्ट्र चाहे तो देश सेवा के लिए आपको सेवा के लिए बाध्य कर सकती है। ध्यान रखना, यहाँ पर एक पॉइंट निकल कर आता है कि राष्ट्र सेवा के लिए अनुच्छेद 23 में राष्ट्र सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। राष्ट्र सेवा के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर कंप्लीटली रोक लगा दी जाती है। लेकिन अगर राष्ट्र चाहे, देश चाहे तो आपको राष्ट्र सेवा के लिए मजबूर किया जा सकता है, आपसे जबरदस्ती राष्ट्र के लिए सेवा ली जा सकती है। ठीक है। इसमें भी कुछ कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि आपको मार पीट के ले जाएं और मार के आपसे राष्ट्र सेवा करवाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंडीशंस होंगी, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होंगे, उसके बाद आपसे सेवा ली जाएगी। तो ये अनुच्छेद 23 क्लियर है। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम मीन्स बंधुआ मजदूरी और इंसान की खरीद फरोख्त पर कंप्लीटली संविधान ने रोक लगा दी है। ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्र सेवा के लिए जरूरत पड़ती है तो आपको राष्ट्र सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है, आपको राष्ट्र सेवा आपसे ली जा सकती है। क्लियर। अनुच्छेद 23 भी क्लियर हो गया आपका। अनुच्छेद 24 के बारे में बात करते हैं।
अनुच्छेद 24 में बताया गया 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बलात् श्रम पर रोक। यानी अनुच्छेद 24 में बताया गया कि 14 वर्ष से जो बच्चे कम हैं उनसे जबरदस्ती काम नहीं लिया जाएगा और उनको ऐसे कामों में इंडल्ज नहीं किया जाएगा जहां पर जान का खतरा हो या जोखिम हो। ऐसे कामों में लिया जाएगा। अगर जैसे बच्चा अपने पापा की दुकान में बैठ रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, संविधान भी इस बारे में कुछ नहीं कहता है। लेकिन इसमें भी कुछ टाइम बाउंडेशन डाल रखा है कि कितने से कितने तक है, वो चीज़ हम आगे आपको बता देंगे। उसमें टाइम बाउंडेशन है। अगर घर में कोई व्यापार है, घर में कोई बिजनेस है, उसमें अगर कोई बच्चा कार्य कर रहा है तो उसमें आप करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम बाउंडेशन दे रखा है। इसके अलावा अगर घर में कोई ऐसा काम हो रहा है या आपकी खुद की कोई फैक्ट्री है, खुद का कोई काम है जिसमें जोखिमपूर्ण काम किए जा रहे हैं, तो उन जोखिमपूर्ण कामों को करने के लिए आप 14 वर्ष से कम बच्चों को यूज नहीं कर सकते हो। किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में 14 वर्ष से कम उम्र का अगर कोई बच्चा काम करते हुए पाया जाता है तो उसको कानूनन अवैध घोषित किया जाएगा और फैक्ट्री मालिक के ऊपर मुकदमा भी दायर किया जा सकता है। तो इसलिए इसमें बताया गया है, अनुच्छेद 24 में बताया गया है बच्चों कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बलात् श्रम और जोखिमपूर्ण कार्यों पर कंप्लीटली प्रतिबंध लगा दिया गया है। अनुच्छेद 24 क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अनुच्छेद 25 की बात करेंगे, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता की बात आती है। अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 में संविधान हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म का प्रचार करें और किसी भी धर्म को हम लोग यहाँ पर पालने और पालन करने के प्रचार करने की स्वतंत्रता हमें दी जाती है। हम चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, जैन हों, पारसी हों या हम कोई भी धर्म के अनुयायी हों, हमें किसी भी धर्म को मानने का पूरा अधिकार, उसको पालन करने का अधिकार संविधान की तरफ से दिया जाता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 25 हमें क्या ताकत देता है? अनुच्छेद 25 हमें ताकत देता है कि हम किसी भी धर्म को माने और उसको स्वतंत्रता से उसका पालन करें, उसकी जो भी परंपराएं उनको हम एडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी रोक टोक किसी को नहीं की जाएगी, क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब ये है कि देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, यानी देश किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं प्रदान करेगा। देश का कोई भी धर्म नहीं है। देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को उसका धर्म और उसकी परंपराओं, उसकी संस्कृति को मानने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। यहाँ पे क्लियर है 25वां अनुच्छेद। बात करें 26वें अनुच्छेद के बारे में। धार्मिक कार्यों का प्रबंध, संस्थाओं की स्थापना और स्वामित्व का अधिकार दिया जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो तो आपको उस धर्म के धार्मिक अनुष्ठानों का ये जो होता है जो करने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो आपको पुलिस आए और मारपीट घटा दे वहां से, भाई तुम ये काम नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी धर्म के अनुयायी हैं, आपको उस धार्मिक अनुष्ठानों को करने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। संविधान आपको पूरा अधिकार देता है, चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं या कोई भी धर्म के अनुयायी हैं आप, तो आपको आपके जो भी पर्व हो, त्योहार हो, उसके जो भी अनुष्ठान हो, आपको करने का पूरा अधिकार संविधान प्रदान करता है। ठीक है ना। और किसी भी संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार देता है, यानी अगर आप किसी भी धर्म के अनुयायी हैं, आप उससे संबंधित कोई संस्था का स्थापना करना चाहते हैं तो आप उस संस्था का मतलब स्थापना कर सकते हैं। संस्था की स्थापना करिए आराम से, उसका स्वामित्व अपने नाम पे रखिएगा और उसका आराम से भरण पोषण कीजिएगा, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप सरकार से परमिशन लेकर या बिना परमिशन के किसी भी संस्था का निर्माण कर सकते हैं। खैर परमिशन तो लेनी पड़ती है हर चीज के बारे में, तो आप अपने धार्मिक किसी भी संस्था का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, यानी अनुच्छेद 26 तक क्लियर है। यहाँ पे मैं आपको एक बार अगर चाहते से मैं एक बार बता देता हूँ। अपराधों में 2 से 3 संरक्षण मिलता है आपको आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग। इसमें एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी, अपराधों के समय जो कानून होगा उस कानून के अनुसार सजा मिलेगी। तीसरा, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार आपको संविधान प्रदान करता है 21 के तहत। अनुच्छेद 21 का में दे रखा है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। राज्य यानी देश मुहैया कराएगा। ये अनुच्छेद 21 का में दे रखा है। 86वां संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण आपको संविधान प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर रोक दिया गया है, रोक कर दी गई है। आप किसी बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हो, किसी भी व्यक्ति को दुर्व्यापार, किसी व्यक्ति की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हो। इसके अलावा राष्ट्र सेवा के लिए अगर देश चाहे तो आपको बाध्य कर सकता है, आपसे राष्ट्र सेवा ले सकता है। अगली चीज अनुच्छेद 24 में बताया गया 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बलात् श्रम पर रोक। आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जबरदस्ती काम नहीं ले सकते हो। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता,
पालन करने की स्वतंत्रता और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको संविधान प्रदान करता है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, संस्थाओं का निर्माण एवं उनकी स्थापना करने का अधिकार आपको अनुच्छेद 26 प्रदान करता है। तो यहां तक अनुच्छेद 26 क्लियर है। बात करते हैं अनुच्छेद 27 के बारे में। अगर हम बात करें अनुच्छेद 27 के बारे में, तो अनुच्छेद 27 हमें ताकत देता है कि धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग की जाए रकम पर पूरी तरह से कर मुक्ति राज्य सरकार को मीन्स देश को देनी होगी। यानी कोई अगर पैसा है आपके पास जिसका उपयोग आप किसी धर्म के धार्मिक कार्यों के लिए कर रहे हैं या अनुष्ठान के लिए कर रहे हैं, तो उसके संबंध में राज्य आपको उस पर टैक्स की पूरी छूट प्रदान करेगा। यानी कहने का मतलब यह अनुच्छेद 27 आपको पावर देता है कि अगर कोई भी रकम है, चाहे वो कितनी बड़ी रकम हो या छोटी रकम हो, उस पर टैक्स फ्री होगा अगर आप उस पैसे का उपयोग किसी भी धार्मिक कार्य के लिए कर रहे हैं, विशेष धर्म की उन्नति के लिए अगर आप उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं, तो संविधान आपको कंप्लीट छूट प्रदान करता है कि आपको उस पैसे पर टैक्स से पूरी तरह छूट प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 27 क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका अनुच्छेद 28 की बात करें तो राज्य द्वारा पोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा निषेध होगी। अगर राज्य मीन्स देश किसी भी संस्था को अगर अनुदान प्रदान कर रहा है, अपनी तरफ से पैसे प्रदान कर रहा है, तो उस संस्थान में किसी भी धार्मिक शिक्षा की किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी। ठीक है ना। अगर कोई भी क्या होता है कि अगर कोई भी संस्था है जिस पर कि अगर आपका राज्य उसके लिए पैसे प्रदान कर रहा है या उसकी सैलरी दे रहा है उसके कर्मचारियों की, या उसके बनाने के लिए पैसे प्रदान कर रहा है, या उसकी स्थापना के लिए पैसे प्रदान कर रहा है, सरकार दे रही है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा कंप्लीटली प्रोहिबिटेड रहेगी। उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी धर्म की शिक्षा उसमें नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 के अनुसार बात करें 29 के बारे में, तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 और 30 ये अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अल्पसंख्यकों से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में बताइए, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 29 और 30। ये दोनों अनुच्छेद अल्पसंख्यकों से संबंधित माने जाते हैं। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में संरक्षण दिया गया है, जैसे उन्हें अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपने धर्म को मतलब मानने का और उसकी संरक्षा करने का, उसकी सुरक्षा करने का अधिकार पूरी तरह से प्रदान किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक चाहे वो कोई भी हो, अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, उनके धर्म, उनकी लिपि को सम्मान से उनकी सुरक्षा करने का अधिकार संविधान प्रदान करता है। दूसरी चीज, एक चीज और है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी भाषा, धर्म या किसी भी अन्य के आधार पर अल्पसंख्यकों का प्रवेश नहीं रुकेगा। अल्पसंख्यक कोई भी व्यक्ति हो, अल्पसंख्यक समुदाय का प्रवेश किसी भी संस्थान में उनकी धर्म, भाषा या उनकी संख्या के कारण नहीं रोका जाएगा। यानी उन्हें किसी भी संस्था को उन्हें प्रवेश देना पड़ेगा। अनुच्छेद आपका 29 क्लियर हो गया। 30 की बात करें तो 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों का निर्माण से संबंधित बातें दी गई हैं। अल्पसंख्यक समुदाय अगर चाहे तो अपने शिक्षण संस्थान सेपरेट बना सकता है अपने लिए, उसे किसी के भी उसकी जरूरत नहीं पड़ी सहारे की। अगर वो चाहे तो अपने शिक्षण संस्थानों का निर्माण कर सकता है। अनुच्छेद 30 आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है। 31 की बात करें, अनुच्छेद 31 में इसे जो अनुच्छेद 31 है इसको और 19F को यहाँ से हटाकर अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। 44वें संशोधन 1976 में इसमें संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया था। मैं आपको पिछली वाली क्लास में क्लियर कर चुका हूँ 19F के बारे में। अनुच्छेद 19F को और अनुच्छेद 31 को यहाँ से हटाकर 301 में डाल दिया गया है। इसे मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये संपत्ति अधिकार के बारे में बताया गया है यहाँ पे, तो इसको यहाँ से हटाकर कानूनी अधिकार में कन्वर्ट करके वहां पर डाल दिया गया है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 31 को यहाँ से हटाकर 301 में डाल दिया गया है, क्योंकि इसमें संपत्ति अधिकार के बारे में बातें की गई हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32। याद रखना, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अनुच्छेद 32 में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 32 में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ अधिकार दिए गए हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या अधिकार प्राप्त है, कि आपके मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट आपके लिए क्या क्या कर सकता है। तो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए कुछ रिटें जारी करता है। ये 5 प्रकार की रिटें होती हैं। इन 5 रिटों के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 32 में अगर क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 रिटें जारी करता है या कितनी रिटें जारी करता है, तो रिटें होती हैं 5। तो उन रिटों को किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? अनुच्छेद 32 के तहत उन रिटों को जारी किया जाता है। समझ में आया? चलिए रिटों के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। अगर अनुच्छेद 32 की बात करें तो अनुच्छेद 32 में हमें कुछ सुप्रीम कोर्ट से अधिकार मिलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ रिटें जारी करता है। उन रिटों के जरिए हम अपने मूल अधिकारों को
मनवा सकते हैं, यानी आपके किसी मूल अधिकार का हनन किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। पहली रिट होती है परमादेश। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि किसी भी अधिकारी को उसके कार्य करने के लिए उसको जैसे कोई अधिकारी हो वो अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, ढंग से काम नहीं कर रहा है या उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरत रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें आदेश दे सकता है कि भाई हम आदेश देते हैं कि आप इस कार्य को ऐसे कीजिएगा, और उस आदेश को मानना ही पड़ेगा। ये बाध्यकारी होता है। ठीक है, तो पहली रिट कौन सी होती है? परमादेश। दूसरी होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति को कैद कर लिया गया है, बंदी बना लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है कि भाई उस व्यक्ति को उस न्यायालय के सामने तुरंत पेश किया जाए और उस व्यक्ति से पूछताछ न्यायालय करेगा। यानी इसमें कंडीशन ये है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस उठा लेती है या कोई सुरक्षा एजेंसियां उठा लेती हैं तो उनको न्यायालय के सामने पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी कर सकता है, इसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तीसरी रिट है आपकी प्रतिषेध। प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय को इसमें एक आदेश दिया जाता है कि जो कोई भी काम आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है या आपने कोई फैसला कर दिया है उस पर कार्यवाही तुरंत रोक दें। यानी देखिए, प्रतिषेध का मतलब है कि किसी भी न्यायालय ने अगर किसी भी कार्य पर कार्रवाई कर दी है, किसी मैटर पर कार्रवाई कर दी है, तो उस कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, जिसका नाम है प्रतिषेध। ये तीसरी रिट जारी करता है। पहली रिट थी परमादेश, दूसरी बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरी प्रतिषेध। चौथी है अधिकार प्रक्षा। ये सरकारी अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली रिट होती है कि यानी अगर कोई अधिकारी किसी कार्य को कर रहा है, ऐसे कार्य को कर रहा है जिसको करने का वो अधिकारी नहीं है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के लिए उसके खिलाफ एक रिट जारी कर सकता है कि आप इस कार्य को किस अधिकार से कर रहे हैं। ध्यान रखना, यहां पर सुप्रीम कोर्ट उस अधिकारी के खिलाफ एक रिट जारी करेगा जिसमें पूछा जाएगा कि भाई आप इस कार्य को कर तो रहे हैं लेकिन किस अधिकार से कर रहे हैं। तो यहां पर अधिकार प्रक्षा किसी भी अधिकारी को दिया जाता है कि आप किस अधिकार से इस कार्य का संपादन कर रहे हैं। चौथा, उत्प्रेरण। अधीनस्थ न्यायालय को ये उत्प्रेरण भी अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जाता है कि यानी उनके पास लंबित मामले जो हैं, यानी जिन मामलों का निस्तारण नहीं किया गया, जिन केस का निस्तारण नहीं किया गया है, उन मामलों को वो उच्च न्यायालय में या किसी भी अपने से हाईएस्ट न्यायालय में तुरंत तत्काल प्रभाव से भेज दे। याद रखना, यहाँ पे 5 प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। इसके बारे में परमादेश होता है, अधिकारियों को उसका कार्य करने के लिए परम आदेश दिया जाता है, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको तत्काल प्रभाव से न्यायालय के सामने पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। तीसरा है प्रतिषेध। अधीनस्थ न्यायालय को उसके कार्यवाही को तुरंत तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए जारी किया जाता है प्रतिषेध। चौथा जो रिट है वो है आपकी अधिकार प्रक्षा, यानी किसी सरकारी अधिकारी को, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसको जारी किया जाता है कि आप किस अधिकार से अमुक काम को कर रहे हैं। ये अधिकार प्रक्षा। अगर बात की जाए 5वें की, तो 5वें अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जाता है कि आपके पास जो भी लंबित मामले हैं उनको तत्काल प्रभाव से अपने से हायर न्यायालय में ट्रांसफर किया जाए। जो भी न्यायालय आपसे ऊपर हो उनमें ट्रांसफर किया जाए, वो उस पर कार्रवाई करेंगे, सुनवाई करेंगे। चलिए, अनुच्छेद 33 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 33 में देखिए, अनुच्छेद 33 में संसद या एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों में कोई भी हो सकती है, सुरक्षा एजेंसियों को एक कुछ अधिकार ऐसे मिल जाते हैं जिससे कि वो भारतीयों के या विदेशी नागरिकों के मूल अधिकारों को तत्काल प्रभाव से रोक सकती हैं। याद रखना, किसी भी व्यक्ति के, नागरिक या गैर नागरिक के मूल अधिकारों को रोकने के लिए, तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए संसद को या सुरक्षा एजेंसियों को अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 अधिकार प्रदान करता है कि आप किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों को तत्काल प्रभाव से वहीं पर रोक सकते हैं। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 34 के बारे में बात की जाए तो इसमें किसी भी देश के एक राज्य में या देश में सेना कानून लागू हो जाता है। इसे राष्ट्रपति शासन बोला जाता है। सेना कानून लागू हो जाता है और यहाँ पर जनता के मुख्यतः यानी ज्यादातर मूल अधिकारों को छीन लिया जाता है। यहाँ पर किसी भी नागरिक को या गैर नागरिक को मृत्युदंड तक मिल सकता है। यहाँ पर किसी भी गैर नागरिक को या नागरिक को मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। अगर क्वेश्चन आता है कि सेना के असाधारण अधिकारों का वर्णन है तो अनुच्छेद 34 में है, सेना के असाधारण अधिकारों का वर्णन। अगर कहा जाता है कि किसी भी मूल अधिकारों को छीनने का अनुच्छेद कौन सा है तो वो है 33, जिसमें संसद या सुरक्षा एजेंसियां मूल अधिकारों को छीन सकती हैं। यहाँ पे क्लियर है। अगली चीज, आर्टिकल 35 के बारे में बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करता है, जो कि अब इस टाइम में खत्म हो चुका है। आपको पता होगा कि मोदी जी ने इसको खत्म कर दिया कंप्लीटली। तो अनुच्छेद 35, जम्मू कश्मीर में आप जमीन नहीं खरीद सकते थे या जो भी था वो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें मैंने यहाँ तक आपको मूल अधिकार सारे कंप्लीट करा दिए हैं। इसके अलावा मूल अधिकार में ऐसी कोई चीज़ नहीं बचती है जो एग्जाम्स में आपको परेशान कर दे। यानी 90% जो भी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीटली क्लियर करा दी हैं। तो अगर आपको ये जो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।